सर नमस्कार। सर गुड इवनिंग सर। नमस्कार गुड सर। इवनिंग। नमस्कार। बच्चे लोगों ने भी थोड़ा देख ही लिया होगा। हाँ देख लिया होगा। अब मेरा रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग शुरू कर सकते हैं सर आप। ठीक सर, ओके ओके, थैंक यू और सर। और, और अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा इसमें से क्विट कर जाऊंगा, ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि सारे आप बच्चे जैसे लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वेलकम सर। आपसे परमिशन लेके मैं प्रोग्राम में जाता हूं, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अभिनव, जी सर। अभिनव जी सर। आप मीटिंग करा लो, दोनों मीटिंग करा लेना। जी सर। जी सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ऑल द ओके बेस्ट सर। प्लीज। हेलो सबको नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर, आ रही है सर। सर आप, हाँ चलो। तो जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा उनसे मैं एक एक करके अपना अपना परिचय, नाम तो दिख रहा है, आप एक एक करके अपना परिचय दे दीजिए। कितने लोग जुड़े हैं, कुछ आगे हम लोग करें। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर मैं जयेश कुमार मौर्य बात कर रहा हूँ सर, वाराणसी से सर। अच्छा, अभी आपने जी क्या सर। क्या कर रहे हैं अभी आप? एक्चुअली मैं अभी जॉब में हूँ सर, स्टेट गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशन बीटेक है सर। जस्ट अभी मैं एकदम बिगनिंग कर रहा हूँ सर। कुछ बुक्स लाया हूँ एनसीईआरटी की और लाने वाला हूँ सर। अच्छी बात है। जी, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं नहीं जल्दी हो सब कुछ जाएगा, जितना आदमी बिजी होता है, आप करोगे तो अच्छा कर लो। ठीक है, तो जी। पिछली वाली क्लास को आपने अटेंड किया था क्या, जहाँ हम लोगों ने शुरू किया था? लास्ट एक दो ही बार से मैं अटेम्प्ट वो मतलब ये ज्वाइन कर रहा हूँ सर, पहले से नहीं जुड़ा था सर। तो कोई क्लास किया था भी आपने, मेरी क्लास? जी जी, लास्ट टाइम किया था सर। आपने स्टडी के लिए बताए थे सर, हालांकि बुक्स सारी चीजें अवेलेबल ना होने से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ सर। कोई बात लेकिन नहीं, कोई बहुत। बात नहीं, आप प्रयास करें, आज से शुरू करेंगे तो ठीक है। जी जी सर। चलिए नेक्स्ट थैंक नेक्स्ट। थैंक यू। एक एक करके थोड़ा थोड़ा आप अपना परिचय दे दें, फिर उसके साथ थोड़ी सी बात आप जिज्ञासा को मैं जान लूं, तो फिर आगे चलूं। अजय कुमार, हिंदी राम, रश्मि कुशवाहा, विकास कुशवाहा, ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हाँ रश्मि। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून इवनिंग बेटा। बोलो बोलो बोलो। सर। मैं आगरा से हूँ। अच्छा, क्या कर रखा है आपने बेटा? सर मैं बीकॉम कर रही हूँ, फाइनल ईयर। फाइनल ईयर है। यस सर। उनकी प्रिपरेशन पहले से कर रहे हो या अभी आप शुरू करने जा रहे हैं? सर अभी स्टार्ट किया है। अच्छा, तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के लिए? यस सर। तो पिछली क्लास आपने लिया था? यस सर, लिया था मैंने। तो जैसे कुछ गाइडलाइन दी गई थी, उसको आपने स्टडी किया क्या? बुक है आपके पास एनसीईआरटी जो मैंने बुक दी बताया था आपको? यस सर। तो कितनी टॉपिक कर लिया है अभी? सर आपने बताया था, उसके बाद मैंने बुक्स वगैरह ली, तो सर अभी कर रही हूँ मैं उनको। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट विकास कुशवाहा जी, बोलो बेटा, जल्दी बोले तो फिर मैं आगे बोलूँ। विकास है, 5 लोग दिख रहे हैं हम। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ गुड बोले, आवाज आ रही इवनिंग है। सर। हाँ बताएं। मैं सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से हूँ सर। मेरा BSc हो गया है, जो है चल रहा है।
और इस फील्ड में अभी मैं आया हूँ। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नेक्स्ट जिसे विकास बिनी। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। बाकी स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं, कितने लोग जुड़े हैं एक्चुअली, वहां से कुछ पता चल रहा? 4-5 स्टूडेंट्स है सर। 4-5 है तो 2 से ही मेरी बात हो पाई। फाइव 5 स्टूडेंट। इनसे आपकी बात हो जा रही है क्या? जो 2 बच्चों से मेरी बात हुई, 2 या 3 से? सर आपकी आवाज अब क्लियर नहीं आ रही थी, थोड़ा माइक अब क्लोज आ कर रही लीजिए। है? जी अब सर। आ रही है? जी सर। तो मतलब 2-3 बच्चों से मेरी बात होगी, शायद 2-3 से नहीं हो पाई है मेरी। तो मैं अब आगे शुरू कर रहा हूँ। अब बच्चों से एक बार कंफर्म हो गया, आवाज मेरी क्लियर आ रही है उनसे, उनके पास? आ रही है जी सर, आ सर, रही है। हमारे यहाँ तो आ रही है सर। आ रही है, चलो ठीक है बेटा। ऐसा है, देखो जो पिछली क्लास आपकी हुई थी, तो क्लास क्या हुई, एक तरह से मार्ग निर्देशन। जब आवाज ना आए तो एक बार आप लोग बोल देना, ठीक? वो जी सर। आपको एक गाइडलाइन दी गई कि इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। तो जैसे 2-3 लोगों से मेरी बात है, तो आपके पास अभी जो रेफरेंस बुक थी वो नहीं थी, ठीक? तो उस बुक को अभी जिनके पास भी नहीं है तो आप ले लो। और जैसे जैसे आपको एक आधार दिया जा रहा है, एक निर्देशन दे दिया गया है, आपको ऐसे तैयारी करनी है। तो आप तैयारी को आरंभ करो, एकदम आराम से। और साथ में एक काम करना है आपको। अभी जो बिगिनिंग में जैसे हम बात कर रहे हैं, शुरुआत में जो बुक आपको बता दी गई, जो टॉपिक बताया जा रहा है, वो पढ़ने की सर कोशिश वॉइस क्लियर करो। नहीं है सर। तो सा- हेलो, अब आ रही है आवाज? जी सर, जी सर, अब आ रही है। आ रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तो मान लो इस टाइप की टॉपिक जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर हमने शुरू किया, इसके साथ आप चले साथ में समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स के ऊपर भी आप ध्यान दें। और जनरली देखा जाता है करंट अफेयर में हम करते क्या हैं कि मैगजीन्स लेते हैं, चाहे वो किसी संस्थान की मैगजीन हो या किसी पब्लिकेशन की, किसी का नाम मैं नहीं लूंगा। तो उनमें क्या होता है कि जो कंटेंट आप एकत्रित किए जाते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, उनको क्या प्रासंगिक है उस आधार पर मैगजीन्स में, या जो संस्थान मैगजीन्स दे रहे हैं उनका एक कहीं ना कहीं देखो प्रोफेशनल तरीका तो होता है, साथ में उनका होता है कि मार्केट को भी कैच करना है। और यूपीएससी में कभी भी इस आधार से आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। तो सबसे बेहतर ये है कि आप खुद न्यूज पढ़ो और खुद उसके एनालिसिस करो और अपना एक पॉइंट वाइज उसका एक प्रारूप बनाते चलो। जैसे बताया था कि अगर इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं तो हिंदू मैगजीन और योजना तथा कुरुक्षेत्र मैगजीन्स आती है, तो मासिक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर वॉइस में नहीं लग आ रही रहा है सर। कि आप दोनों होगी वॉइस की। एक सेकंड आप रुक जाए। जी। अब आ रही है? जी सर, अब हेलो, आई है। जी सर, अब आई है। यहाँ नेटवर्क लग रही है हमें। तो थोड़ा सा माइक क्लोज कर लीजिए। अब आ रही है? जी सर। हाँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे योजना और कुरुक्षेत्र आप ले ले, रेगुलर 20-25 रुपए की मैगजीन आती है।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और दूसरी चीज इसमें ये है कि देखो डेटा की एक तरह से एक्यूरेसी जो डेटा वहाँ देखते हो आपकी प्लेन मैगजीन है, आप ये सोचते हो कुछ उसमें एडवर्टाइजमेंट मान लो इंस्टीट्यूट से होते हैं, कुछ फालतू चीजें नहीं होती, जो भी होती है क्या होती है गवर्नमेंट की नीति के अनुसार होती है, तो उनको आप ले लें। और साथ में जैसे कहा द हिंदू पेपर ले लिया, और हिंदी वाले जो दैनिक जागरण आप ले लो नेशनल एडिशन, कहीं हो सकता है कि डेली आपको मिल जाए, कहीं एक दिन लेट आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं। उससे जो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में होगी वहां से पॉइंट आउट करो। और जो जैसे कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटनाएं, जैसे मान लो अभी एनसीआर रीजन में पोल्यूशन की बातें हो रही है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, पोल्यूशन तो उसके लिए मेन कारण क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया कि मेन कारण क्या है। कहा गया कि नहीं पराली जलाई जा रही है। पराली मीन्स सबसे पहले पराली को जो इसका उनको पूछते होता क्या है, तो अपनी तरफ यूपी में या एमपी या कहीं भी आप बिहार में जो धान की खेती होती है उसको काट दिया जाता है। और अपने यहाँ यूपी में क्या होता है, जो पुआल होता है पशुओं के उपयोग में ले लिया जाता है जनरली। लेकिन इधर जैसे बड़े बड़े फार्म है पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ किसान क्या करते हैं उसको जलाते हैं। तो ठीक है, इतना तो सब जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब आप उस टॉपिक को पढ़ोगे इस समय करेंट कि पराली से कौन कौन सी गैसें उत्सर्जित होती है या कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं। और ये क्वेश्चन जैसे इस समय कोई पेपर हो तो उसमें आएगा ही आएगा, तो आप उसको न्यूज पेपर में या कहीं से भी आप देखो वहाँ पर किया गया है कि कौन कौन सी गैसेज हैं और मेजर पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं और कितने हार्मफुल हैं। और फिर इसके बाद आपको दिमाग में ये रखना है कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कि पराली की समस्या अभी क्यों आई, क्योंकि पराली तो पहले से ही जलाई जाती थी, क्योंकि जो पैडी की कल्टीवेशन यानी धान की जो खेती है ये तो प्राचीन कालीन है। अब अलग से क्या हुआ कि जैसे मान लो जो हमारी खाद्यान्न फसलें उसकी जगह कई जगह जो है कमर्शियल कहा जाए कि कमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप उगाई जा रही है, तो इस तरह से भी देखा जाए तो उसके रीजन में कमी आई है, जो कल्टीवेशन रीजन में कमी आई फिर भी प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। तो इस पर आपको एक एनालिसिस करनी होगी बीच बीच में। इसके लिए भी मैं थोड़े से गाइडलाइन करूंगा कैसे आप एनालिसिस करोगे और यूपीएससी की डिमांड आपसे क्या है। तो इस तरह से अभी आप क्या करोगे, एक तो स्टैटिक जो पार्ट आपका चल रहा है मीन्स जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया, इसके बाद ज्योग्राफी पर हम बात करेंगे जैसे ये समाप्त हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये डायनेमिक एस्पेक्ट मतलब डे टू डे जो घटनाएं हो रही हैं इन पर भी आपको ध्यान रखना है, लोकल लेवल से नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल उसी घटनाएं हैं, तो थोड़ा सा आप प्रयास करो। क्योंकि आप सामने होते तो ज्यादा अच्छी बात होती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, माध्यम है हमारे पास, इसमें भी बहुत बेहतर तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, आप जैसे कि जितने बच्चे जुड़े हुए हैं अभी तो बच्चे कम है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप वो प्रयास करो, जैसे मैंने बताया था कि जो सिलेबस आपका है, सिलेबस में जब हम बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा के साथ साथ हमें इन्हीं सिलेबस के आधार पर अपने साक्षात्कार के पैटर्न को भी प्रिपेयर करना है। ये कभी नहीं होता है, जैसे अक्सर आप देखते हो कि जब आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हो तो बच्चे चले जाते हैं इंटरव्यू की तलाश कर। ठीक है, वो एक स्वाभाविक पक्ष है कि चले जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी कभी 5-7 या 10-15 दिन में नहीं होती है। जिस दिन से आप प्रिपरेशन शुरू करते हो उसी दिन से आपकी तैयारी इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार की भी शुरू हो जाती है। और यूपीएससी या स्टेट पीएससी की जब आप तैयारी करते हो तो आप में एक सोच भी आपकी बदलनी चाहिए कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हो। और ऑफिसर की बताया था कि एक तो हमने नाम दे दिया कि मंत्रमुग्धता के ऑफिसर बनने जा रहे हैं, वास्तव में सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। तो सिविल सर्वेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, उन चुनौतियों को दृष्टिगत करते हुए अपनी पर्सनालिटी को आपको डेवलप करना है। क्योंकि आपको आदेश मिलेगा, आप आदेश को क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। आप अपना आदेश जनरेट नहीं कर सकते, ऊपर से आदेश आता है और जैसी भी सिचुएशन होती है उसके अनुसार किया जाता है, राइट टाइम राइट। तो इन सबको दिमाग में रखकर आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, इस पर भी आप ध्यान देंगे। अब सवाल है कि हम आ जाते हैं वो टॉपिक जो हम लोग कर चुके हैं इस सीरीज।
सर आवाज नहीं आ रही है सर, वीडियो रुक गया है। आ रही है सर, थोड़ा बीच बीच में कट हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है सर। थोड़े इंटरनेट की प्रॉब्लम यहाँ चल रही है। अभी आ गई? जी सर, जी सर, हाँ, अब क्लियर है। अब क्लियर है। थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम आज चल रही है सुबह से यहाँ पर। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे अभी कहा कि एंसेंट इंडिया ओल्ड एडिशन आपको लेना है, और उसमें लगभग हमें 15 या 18 जैसे टॉपिक हैं, एक एक करके चलना है। तो शुरू में मैंने बताया था कि जो बच्चों ने ये बोला कि सर अभी बुक नहीं लिए, बुक लेकर आ गए, तो थोड़ा सा समय आपको फिर मैं दे दे रहा हूँ, और उसमें से ज्यादा नहीं 5 टॉपिक आप क्या करोगे, तैयार करोगे शुरू में। जैसे शुरू में उस दिन भी बताया था प्राचीन इतिहास का महत्व के साथ साथ प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, भौगोलिक ढांचा। इसके साथ एक टॉपिक और है जो कि जब आप शुरू में पढ़ोगे तो जो बच्चे हिस्ट्री नहीं पढ़ रखे हैं, या ये मानकर चलो जिन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ रखा है, कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है, हमें भी पता है कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है शुरू में वह जैसा था लगभग वैसा है। थोड़ा बहुत इसमें डायनेमिक्स दिखाई दिए, चेंज हो रहा है, ये बातें हो रही हैं, लेकिन गुणवत्ता में लगातार क्या हो रहा है, गिरावट हो रही है। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं हूँ, सोचो कि वहां पर मैं 10 से लेकर पीएचडी तक इलाहाबाद का ही मैं प्रोडक्ट। तो उस समय जो स्थिति थी कुछ और थी। न तो जिराक्स की कॉपी हुआ करती थी, न सॉरी मशीनें हुआ करती थी, न तो कोचिंग क्लासेज हुआ करते थे, कुछ भी नहीं थे। हमको अपने से करना होता था, अपने आधार पर हम लोग करने की कोशिश करते थे। वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो एक रिलेशन था, काफी परिपक्व होता था। और जब संसाधन की कमी होती है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें परिश्रम करना पड़ता था। अभी परिवर्तन हो गया। जैसे अभी मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, 25 वर्ष में क्लास ले रहा हूँ, तो इसमें जितने भी बच्चे आते हैं, जो सब्जेक्ट के आते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल भी मैं लेता हूँ, साइंस टेक वगैरह सब मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो उसमें बच्चे ये बोलते हैं सर 1 वीक से मैं पढ़कर आ गया। जैसा कि आप जानते हो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की स्थिति यही है। तो उस लेवल पर हमें जाना ही नहीं है। आपको क्या करना है, ये एकदम आधार से शुरू करना, फंडामेंटल। तो अगर हम बात करें कि हिस्ट्री का स्टूडेंट है, अगर एनसीईआरटी दे दिया जाए तो बोलता है सर बोरियत होती है, उसमें कुछ है नहीं। लेकिन जब उसको बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और जैसे मैंने कहा कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, तो सिविल सर्वेंट का कार्य क्या है, किस प्रकार की चुनौतियां हैं, जब तक हम अपने इतिहास के परिप्रेक्ष्य को, ऐतिहासिक महत्व को, ये इतिहास के आधार को नहीं समझेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं। तो ये हमें जानना जरूरी है। और दूसरी पॉइंट ये आ गया कि क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इनको बार बार पढ़ना है। जैसे पहली टॉपिक दिया गया है कि प्राचीन इतिहास का महत्व क्या है, तो महत्व के संदर्भ में उस दिन भी मैंने बात की। जब आप बात करते हो तो देखा जाता है कि इतिहास हमारा पूरा आधार होता है। इतिहास के आधार पर ये सारी बातें करती हूँ। अभी मैंने बताया कि चाहे हम मेडिकल के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, जनरल मतलब समान रूप से जैसे बीएससी एमएससी कर रहे हैं इसके स्टूडेंट हो, या फिर आर्ट या किसी भी सब्जेक्ट, तो वास्तव में हम तो हिस्ट्री ही पढ़ते हैं। को दिमाग में रखना है। जैसे हम अगर फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन की थियरी का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हिस्ट्री है। ये तो नहीं है कुछ वर्तमान में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जितने भी सब्जेक्ट के एस्पेक्ट हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, अगले पल ये इतिहास हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको दिमाग में रखकर आप पढ़ने की कोशिश करो। और जब तक हम इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने कल्चर को समझ नहीं सकते, और ये जरूरी भी है हमारे लिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे बताया था कि जैसे जैसे गवर्नमेंट में डायनेमिक्स आती है, यानी कहने का मतलब परिवर्तनशीलता आती है, वहाँ स्वरूप बदलता चला जाता है। जैसे 2014 के बाद हिस्ट्री और कल्चर, हिस्ट्री में कल्चर वाले एस्पेक्ट पर बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब उस पर बहस बाद में होगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो कभी इसकी भी क्लास होगी आगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्लासेज होती चली जाएंगी, जिसमें उस मल्टी डायमेंशनल रूप की क्लासेज होगी, मल्टी डायमेंशनल लेवल पर, कि आपको उस लेवल पर है। लेकिन अभी 1-2 महीने तक आप अगर मेरे साथ हो, तो आपको अभी हमें क्या करना है, चेंज करना है। पिछली क्लास में भी मैंने बोला था मेटामार्फोसिस। तो मेटामार्फोसिस का मतलब ये होता है आप में सब कुछ है, लेकिन उसमें कुछ हमें परिवर्तन करना है। परिवर्तन कैसे करना है, ये आप हमारे ऊपर छोड़ दो।
आपको सिर्फ जो कहा जाए उसको फॉलो करो। जैसे कभी आप मुलाकात हमारी आपसे होती है, या जैसे मान लो सर ने बहुत अच्छा काम शुरू किया, सर से हमारी मुलाकात करीब 15-16 साल पहले हुई। तो समाज के लिए हम लोग काम करते हैं, अपने समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम करता हूँ यहाँ पर। समाज का मतलब सिर्फ अपने समाज ही नहीं, जितने समाज सबके लिए हम लोग वर्क करते हैं, हमें सैटिस्फैक्शन मिलता है इससे। तो जब हम लोगों ने शुरुआत की, तो उस लेवल पर हमें देखना कि मल्टी डायमेंशनल लेवल पर हमें जाना कैसे है। तो हर लेवल पर हमें बात करनी है, आपको उस लेवल पर प्रिपेयर करना है कि आप सेल्फ भी प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को। लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन के लिए क्या-क्या चाहिए? वो धीरे-धीरे एलिमेंट्स आपके पास आएँगे, और ये एलिमेंट्स शुरू होते हैं हमारे इतिहास से। जैसे हम अपनी ही बात कर लें कि हम मौर्य समाज से हैं, कुशवाहा समाज से हैं, तो हमारा जो आधार क्या है? तरह-तरह की बातें समाज में होती हैं, लेकिन हम अपने आधार को तब समझेंगे जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और एंशिएंट इंडिया में जब जाते हैं, प्राचीन भारत में जाते हैं, तो शायद हमारे समाज से संबंधित जो इतिहास है, इससे समृद्धशाली इतिहास किसी भी समाज का नहीं हो सकता, अगर समाज की बात करते हैं। लेकिन इस पर हमें बात नहीं करनी, हमें सार्वभौमिकता की बात करनी है। हमें भारतीयता को ध्यान में रखकर बात करनी है, तो हमें हिस्ट्री पढ़नी होगी। तो अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 4-5 जो टॉपिक आपके शुरू के हैं, उनको 3-3 बार, आप कम से कम 3 बार पढ़ो। जैसे दे दिया गया प्राचीन भारत इतिहास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, या इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद है प्राचीन भारत में आधुनिक लेखक, प्राचीन भारत के लेखन से मतलब जो मॉडर्न राइटर हैं, प्राचीन भारत के संदर्भ में क्या लिखा, और जो भी लिखा है जो पढ़ते हो, तो जो उनकी राइटिंग्स है, जो इनके मैटर्स है, उस पर स्वयं विचार करो कि क्या ये जो लिखा है इस तरह से हुआ होगा क्या? अगर हुआ है तो इसका मतलब क्या है, और किस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, अपने परीक्षा में इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद है भौगोलिक ढांचा। तो ज्योग्राफिकल पैटर्न या ट्रेंड की बात होती है, तो इसमें मैं बताऊँगी, जब तीसरे टॉपिक में जाओगे, तो तीसरे टॉपिक में जाने पर आपको दिमाग में ये रखना है कि इतिहास और भूगोल का संबंध क्या है? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का रिलेशन क्या है? तो इतिहास गवाह है कि भूगोल ने इतिहास के लिए आधार दिया है। कहा कि इतिहास ही गवाह है कि भूगोल ने इतिहास को आधार दिया। अगर आपसे मैं पूछूं कि प्राचीन कालीन यानी जो एंशिएंट टाइम की सिविलाइजेशन है, जो प्राचीन कालीन सभ्यताएं, उनका बसाव कहाँ है, तो देखा जाएगा रिवर बेसिन्स में, जहां जहां नदी घाटियां हैं वहां पर, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता ले लो, या नाइल सिविलाइजेशन है, नील की सभ्यता ले लो, वहां पर जो बसा हुआ है नील का क्षेत्र पूरा का पूरा, या अपनी सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन ले लो, या मॉडर्न जो हमारा सिविलाइजेशन है इसको ले लो, आर्यन कल्चर, या हुआंगहो की सिविलाइजेशन ले लो, चाइना की। तो जितनी भी एंशिएंट मोस्ट सिविलाइजेशन है, उनकी सिचुएशंस कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो नदी घाटियों में। तो नदी घाटियों में क्यों है? क्योंकि वहां पर मानव की आवश्यकता के पूर्ति का प्रथम आधार मिलता है। मैं आपसे पूछूं, जैसे कहा जाता है कि हम और आप जुड़े हुए, क्यों जुड़े हुए हैं? तो इसके पीछे आवश्यकता है, नीड्स है। आपकी नीड्स है, मेरी नीड्स है। लेकिन आपके दिमाग में जाएगा, सर आप तो निःशुल्क करा रहे हो, आपकी नीड्स क्या है? तो हमारी नीड्स क्या है? शायद मेंटल। सर जो काम कर रहे हैं उनका मेंटल नीड्स, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, ये सबसे बड़ी हमारी नीड्स है। लेकिन जब बहुत फिजिकल नीड्स की बात करते हैं, मेटेरियलिस्टिक नीड्स की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो सभ्यता या मानव का बसाव वहां होगा जहां उसको इजिली क्या मिल जाएगा, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा। रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, तो रोटी सबसे पहले प्रमुख हुआ। रोटी रोटी हमें कहाँ मिलेगी? जहां पर कहने का मतलब खाने का आधार, तो जल, जल के साथ भोजन, वो कहाँ मिलेगा? नदी घाटियों में। और देखो वर्तमान में भी अगर हम भारत की बात करें, भारत के संदर्भ को ले लें, तो भारत में इतने ज्यादा संस्कृतियों का जमाव क्यों? अगर हमारे यहाँ इंडस रिवर वैली नहीं या गंगा रिवर वैली नहीं होती, तो इतनी ज्यादा संस्कृतियों का जमाव नहीं होता। और इसको आप क्या करोगे कि बिगिनिंग से लेकर वर्तमान तक आप देखो, आज पूरे भारत में अगर आज का पॉपुलेशन क्लॉक देखो, तो आज जो हमारी पॉपुलेशन क्लॉक है 1 अरब 41 करोड़ से ज्यादा हो चुकी दिखा रही है कि 1 अरब 41 करोड़ से ज्यादा है। तो इतने लोगों को हम खाना कहाँ से देंगे?
अगर ये रिवर बेसिन्स नहीं होती और फर्टाइल सॉइल नहीं होती इनके बेसिन्स में, तो इतना ज्यादा हम कृषि का उत्पादन कर नहीं पाते। तो भूगोल क्या किया कि हमें पूरी तरह से परिवर्तित किया, और भौगोलिक दशाएं जो है, जिसको हम इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी कह सकते हैं या फिर पर्यावरणीय दशाएं भी कह सकते हैं। पर्यावरण और भूगोल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसको पढ़ना हमें जरूरी है। जैसे कह दिया गया कि हमारे यहाँ इतने कल्चर्स क्यों आए, जैसे कहा कि हम इतिहास में पढ़ते आक्रमणकारी, तो आरंभिक आर्य यानी प्राक आर्य जो है, प्रिमिटिव आर्य जो थे, इंडस सिविलाइजेशन, जहाँ की विद्वानों के अदब की अलग अलग मतभेद है, तो मतभेद में हमें नहीं जाना है। तो अलग अलग प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। तो जो इंडस सिविलाइजेशन का एक तरह से वहां पर सेटलमेंट हुआ, तो पहले क्या था, स्टोन एज, फिर इसके बाद चालकोलिथिक यानी ताम्र पाषाण ही क्या हुआ, धीरे धीरे डायनेमिक्स पे आगे चलते चलते परिवर्तित होते नगरीकरण की अंतिम अवस्था में पहुंचकर कहाँ पहुंच गया, इंडस सिविलाइजेशन। लेकिन किसी कारणवश वो समाप्त हुआ। किसी कारणवश समाप्त शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता जब समाप्त हुई, उसके पीछे इतिहासकारों ने अनेक कारण बताए, लेकिन मेन कारण माना गया कि इन्वायरमेंटल था। समाप्त हुआ तो दूसरे जो आर्य आए, जिनको कहा गया आधुनिक आर्य के रूप में आए, ऋग वैदिक सभ्यता से लेकर आज तक हम हैं। तो एक तो वैदिक सभ्यता यहाँ पर आया, यानी आर्यन कल्चर आया। आर्यन कल्चर के बाद जब मुस्लिम कल्चर आया, इस्लामिक संस्कृति आई, तो क्यों आई? क्योंकि जब भी वो आए तो हमारे यहाँ के जो फर्टाइल लैंड को देखकर, या यहाँ पर जो सर एक तरह से सर हाफ मिनट सर लेफ्ट, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ओके ओके। अब देखो, आगे मैं बात कर रहा था भौगोलिक महत्व पर। तो जैसे बात आपसे हो रही थी कि पहले आर्यन कल्चर, इसके बाद इस्लामिक संस्कृति का आगमन हुआ। तो इस्लामिक संस्कृति कैसे आई, क्यों आई, कारण क्या था? तो देखो, जैसे हम लोग बात ये करते हैं कि मुस्लिम आक्रमण हुआ, फिर यूरोपीय लोग आए, तो ये आक्रमण ठीक है, एक हम शब्द लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हम ही उसको मानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जब जब जिनको जैसी आवश्यकता हुई, उधर से उधर वो क्या करते गए, माइग्रेट करते चले गए। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा रिलेटिव होते हैं, अपने संदर्भ में सोचते हैं, वो आए तो हमारे पर आक्रमण किए। लेकिन यहाँ पर कल्चरल डिफ्यूजन हुआ है, संस्कृतियों का विसरण हुआ है, और संस्कृतियां विसरित होकर होकर उस ओर जाएगी जहां उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक। अब आवश्यकता की पूर्ति होती है तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि आवश्यकता की पूर्ति होती है तो उनको जैसे भौतिक आधार मिल गया, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, तो धर्म की क्यों बात? ये बहुत रोचक तथ्य है धर्म की। तो देखो, शुरू से अगर इतिहास को आप देखते हो, थोड़ा बहुत भी जानते हो, या वर्तमान में अगर किसी सभ्यता को गुलाम बनाना है, तो पहला काम ये, एक कहने का मतलब कि डार्विन के सिद्धांत के संदर्भ में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो अच्छा है, नहीं तो ये जान लो कि प्रकृति का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की उत्तर। वो हर तरह से मजबूत रहेगा, वही क्या होगा, यहाँ सरवाइव करेगा। तो यहाँ पर निरपेक्ष रूप से, प्राकृतिक रूप से हमें समझना है कि संस्कृतियां आएगी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उनमें कन्फ्रंटेशन होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, और जो सुपीरियर होगा वही यहाँ पर सरवाइव करेगा। ये प्रकृति का नियम है। जैसे इस्लामिक कल्चर यूज हुआ, कैसे हुआ, बाय मीन्स ऑफ इन्वेजन, इन्वेजन हुआ। तो जब आक्रमण हुआ तो लोग यहाँ पर क्या दिखाए, वो कहाँ रहते थे, शुष्क क्षेत्र में, जहाँ पर कोई संसाधन नहीं है। और एक यही कारण है कि कट्टरवादिता है, क्योंकि वो एक शिकार के लिए 10 लोगों की हत्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधन मौजूद है कि अरे भाई चलो ये नहीं हो रहा है तो ये कर लेंगे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे 712 ईस्वी में इधर आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का, तो वो यहाँ के हरे भरे क्षेत्र को देखता है, यहाँ की संपन्नता को देखता है, और जाकर वहां पर क्या करता है, कहा जाए कि समान रूप से कि स्पीकर लगाया और सबको चिल्ला चिल्ला कर बोल दिया कि सिंधु नदी के पार तो एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ सब कुछ है, और इसके कई प्रमाण हैं। तो लोग यहाँ आने की कोशिश की, आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी। तो कई लोग तो लूटने आए, लूट कर चले गए, और कई लोग यहाँ पर बसने की नीति से आए कि हम यहाँ पर बसेंगे, और जो इस संदर्भ में आए कि नहीं वो ले जाकर वहां बसाएंगे, तो दो सभ्यताओं का टकराव तो ये कि निश्चित कारक बन जाता है।
जैसे घरों में आप देखते हैं अपने यहाँ, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, अगर आपने गौर किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो देखें। तो अगर इस तथ्य को थोड़ा सा अपने आप में समायोजित करोगे, अपने अंदर रखने की कोशिश करोगे, तो घरों की लड़ाइयां भी बंद हो सकती हैं। जैसे आप देखते हो कि भाई बहन है, भाई भाई है, जब तक शादी विवाह नहीं हुआ एक दूसरे पर जान देते हैं। अगर आपका छोटा भाई है या बड़ा भाई है, कोई कुछ बोल दिया तो आप क्या करते हो, उसके सामने ऐसे खड़े होते कि उसकी रक्षा को। लेकिन जैसे शादी विवाह हुआ और संसाधनों की प्रवृत्ति बदली, ट्रेंड बदल गया, तो हम एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बंटवारा नहीं होता। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में समझते हैं, जैसे कि मेरी फैमिली ज्वाइंट है पूरी तरह से, क्या है, कई मतलब कि एक जगह अगर बैठ जाए तो हो सके पूरा मोहल्ला आ जाए। तो वहां पर देखा जाता है कि जब अपने इंटरेस्ट के लिए आए तो हम एक दूसरे की जान ले रहे हैं। तो यहाँ संस्कृतियों में कन्फ्रंटेशन होना एक स्वाभाविक तथ्य है। स्वाभाविक क्या है, कहना का मतलब कि स्वाभाविक पहलू। तो जब वो संस्कृतियां आई, तो वो संस्कृति क्यों आई? क्योंकि हमारे यहाँ भौगोलिक अनुकूलता के कारण, पर्यावरणीय अनुकूलता के कारण सब कुछ था और सब कुछ है, और आज भी इसका दिखाई दे रहा है। मैं इस तथ्य को आगे तक बढ़ाऊंगा। आपको पढ़ने का आधार भी यही होना चाहिए। जब आपकी तैयारी चरम पर पहुंचेगी तो इतना आप कोऑर्डिनेट करके तैयार कर लोगे, और जब इतना तैयार आप कर लोगे तो आप यूपीएससी की डिमांड को फुलफिल करने योग्य होगे। कैसे होगे, चलो अभी मैं शुरू से जा रहा हूँ। तो प्राचीन काल में आए आर्यन कल्चर आया, फिर मेडुअल में आ गए तो इस्लामिक कल्चर आया। इस्लामिक कल्चर में दो स्वरूप हमारे पास दिखाई देते हैं। देखो, तो जैसे मैंने कहा, एक लूटने आए, जैसे मोहम्मद गजनवी की बात करते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी यहाँ बसने आया। क्यों आया? जब मोहम्मद गोरी तराइन फर्स्ट और सेकंड के बाद जो भी परिस्थितियां थी, तराइन फर्स्ट सेकंड में बात कर रहा हूँ, तो तराइन का जो वार हुआ था 1191 और 92 में, यानी 91, 92, 1191, 92 में। इसके विषय में बहुत ज्यादा आप जानते भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जानने का मतलब कि डेट हम जानते हैं, कौन हारा कौन जीता थी। हारने जीतने की बात नहीं करती। तो जब मोहम्मद गोरी आया, तो जब यहाँ से वो वापस जाता है तो उसकी मौत, वापस आता है उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मोहम्मद गोरी का सिक्का यहाँ प्रचलित किया, उस सिक्के के एक पहलू पर एक तरफ तो कलमा लिखा हुआ है और दूसरे तरफ लक्ष्मी और विष्णु की क्या है, फोटो यानी तस्वीर लगाई गई। तो ऐसा क्यों करेगा? का मतलब कि कहीं कहीं जब हम इतिहास का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो वो चाहता था कि दोनों संस्कृतियां मिलकर, लेकिन उसके अग्रगामी जो शासक आए, जो उत्तराधिकारी है, ऐसा करने में वो असफल रहे। क्लियर? फिर इसके बाद दूसरी जो संस्कृति आती है, मुस्लिम संस्कृति के रूप में है मुगल। तो जब वो 1526 में आते हैं, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो उस युद्ध से एक साल पहले बाबर यहाँ आ चुका है, लेकिन आने के पहले वो लाहौर से उधर था। लेकिन जब लाहौर से उधर रिवर से उस साइड में था, वहां पर पहाड़ी पर चढ़कर ये देखता है हरे भरे मैदान, तो लोग बोलते हैं, लेखक लिखता है कि वो पागल हो गया देखकर और चिल्लाने लगा। और चिल्लाते चिल्लाते ये बोला अपने सैनिकों को कि हमने एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का अवलोकन किया है जिस पर अगर हम आधिपत्य जमा लें तो काबुल की गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। रोटी कपड़ा मकान के साथ अन्य संसाधन भी उसको मिलेंगे। तो इन प्रवृत्तियों को जानना है। फिर इसके बाद जब मान लो यूरोपियन संस्कृति हमारे आती, तो क्यों आती? पूरे यूरोप में एक छोटा सा देश ब्रिटेन 190 वर्ष तक हमारे ऊपर शासन करता रहा। हमारे ऊपर नहीं, विश्व के लगभग सारे देशों पर शासन किया, कुछ को छोड़कर। तो हमारे यहाँ क्यों आया? हमारे भौतिक संसाधनों को देखकर, भौतिक संसाधनों को देखकर ये प्रक्रियाएं शुरू हुई। तो वो जाएगा, और जैसे कई बार हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि भारत का मैनचेस्टर क्या है, कहा जाता है अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। दक्षिण का मैनचेस्टर कौन है? कोयम्बटूर है। उत्तर भारत का कौन है? कानपुर है। कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉटन इंडस्ट्री है। लेकिन सवाल है कि जिस मैनचेस्टर का निर्माण किया गया वो हमारे नींव पर बना था। अगर हमारे यहाँ से कॉटन नहीं जाता, नील नहीं जाता, तो वो हमारा वो मैनचेस्टर नहीं बनता। तो हमें इस लेवल तक, हम तो बात करें प्राचीन भारत की, हम आ गए आधुनिक भारत। अब आ जाओ आजादी के बाद के भारत को, भौगोलिक परिस्थितियां क्या है। तो आपको थोड़ा सा डायनेमिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको अच्छा भी लगे। आजादी के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं था, बंटवारा भी हो। कहने का मतलब एक तो कंगाल
और बांट भी दिया गया, बंटवारा हुआ। चलो जो कुछ लिखा था नियति थी। फिर हम शोषण का शिकार बने, क्योंकि हमारे पास, हमने तो अपने संविधान में लिख दिया, हम अपने संविधान की उद्देशिका में क्या लिखा, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे, क्या बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तंत्रात्मक गणराज्य। 3 शब्द पहले लिया गया था। फिर 76 जो अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद आया पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। लेकिन जो पहला शब्द है सोवेरेनिटी, सोवेरेनिटी हमारे पास कब है, अब भारत जो है सोवेरियन राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। और इसके 2 इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि भौगोलिक कारकों के कारण हमारे पास जो भौगोलिक परिस्थिति, इसके कारण मानसून हमें क्या करती है, बहुत कुछ वरदान में देती है। और जो टेक्टोनिक प्रक्रियाएं हैं उनके कारण हिमालय बना, हिमालय के कारण नदियां निकली तो इतने बड़े महान मैदान का निर्माण हुआ। अगर हिमालय नहीं होता तो ये नदियां नहीं होती, और नदियां नहीं होती तो ये पूरा का पूरा रेगिस्तान होता। तो 1 अरब 42 करोड़ जनसंख्या का पालन पोषण कौन करता। तो इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट करके चलना। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं जिंगोनिज्म की तरफ। जिंगोनिज्म मतलब अति राष्ट्रवाद, कभी कभी आना भी चाहिए। 1974 में हमने परमाणु परीक्षण किया, हमने में श्रीमती गांधी ने परमाणु परीक्षण। उस समय विश्व के सारे राष्ट्र ने भारत पर क्या किया, एक तरह से कहा जाए कि प्रतिबंध लगा दिया। उस समय हमारे पास खाद्यान्न भी नहीं होता था, हरित क्रांति तो शुरू ही हुई थी, जनसंख्या हमारे पास हुआ। और उस समय स्थिति था, डेमोग्राफिक स्थिति ऐसी थी हमारी जनसंख्या वाली की विस्फोट का दौर चल रहा था। और कहीं ना कहीं उस समय जो इमरजेंसी का इम्पोजिशन किया गया था, इम्पोज किया था, उसके पीछे एक छुपा हुआ कारण यह भी था। हमने परमाणु परीक्षण किया, विश्व के सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया, और हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। एक कारण यह भी, आगे मैं बात करूंगा, ये सामान्य किताबों में नहीं मिलेगा और यूपीएससी आपसे डिमांड करता है इसकी। उस समय प्रतिबंध लगा दिया, हम छुपते चले गए, जिसका बहुत ज्यादा हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। उसी प्रकार से 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, उस समय भी सबने प्रतिबंध लगाया। लेकिन अटल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, इनडायरेक्टली कहा था, तुम्हें प्रतिबंध लगाना है लगा दो, भगवान की कृपा से हमारे पास खाद्यान्न है, और भगवान की कृपा से मानसून हमें जल देती है, हम अपना जीवन बसर कर लेंगे, तुम्हारी इच्छा है जो कर। लेकिन फिर धीरे धीरे 1-2 राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाया, सबने हटा दिया, सबने भारत को हाथों हाथ लिया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, पॉपुलेशन है। और आज की इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी है, तो सामान बेचना है तो हम सामान के खरीदार हैं। लेकिन जब इसके मूल में जाते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या भौगोलिक ढांचा जो हमारा है, हमारे इंडिया का, ये काफी मजबूत है। और जब भौगोलिक ढांचा मजबूत है तो हमारा लोकतंत्र भी मजबूत है और मजबूत ही रहेगा। हाँ, लेकिन विश्व भर की नजर लगी रहे, तो भौगोलिक महत्व ही होगा। थोड़ा सा और आगे मैं चलूं, इस प्रसंग को ये छोड़ते हैं। जब हम विश्व की बात करते हैं कि जब सिविलाइजेशन का एक तरह से कहा जाए कि मानव का विकास है, मानव के विकास का क्रम अगर देखते हैं तो जब मौलिक टॉपिक हम लेंगे, एक टॉपिक आपको ज्योग्राफी से और जियोलॉजी से संबंधित, उसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भौमिक समय सारणी, जिसमें पृथ्वी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी की उत्पत्ति को कोऑर्डिनेट करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे कि जीव जातियों का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, कब कब कौन कब आया और कब गया। मीन्स जैसे डायनासोर्स की उत्पत्ति कब हुई, डायनासोर्स का अंत कब हुआ। तो डायनासोर्स का अंत आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग में हुआ। क्यों हुआ, एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा गया, क्या हुआ, कोलिजन हुआ एक एस्ट्रॉयड से अर्थ का। और वो कोलिजन कहाँ हुआ, नॉर्थ अमेरिका में, मैक्सिको के पास, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास। उस तरह से अगर मानव की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो मायोसीन एज में मानव आता है, तो तरह तरह की प्रक्रियाएं विकसित हुई, होमो सेपियंस के रूप में विकसित हुआ, वहां से हम आगे चले। अगर विश्व की प्रवृत्ति को आप देखें तो पूरे विश्व में जो मानव की रेस है, जो मौलिक है प्रजाति, वो क्या है, होमो सेपियंस है। लेकिन वही होमो सेपियंस कई भागों में क्यों बटा, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां हर जगह अलग। अफ्रीका में रह गया या जो इक्वेटर के आसपास रह गया, उसकी चमड़ी काली हो गई, बाल घुघराले हो गए, ठीक, तो उसको हमने नाम दे दिया निग्रायत, निग्रो। जो नॉर्थ में चला गया, जहाँ टेम्परेचर कम था, उसकी चमड़ी क्या होगी, व्हाइट, सफेद होगी, जिसको सफेद बोलते हैं अंग्रेज।
बाल लहरदार हो गए तो उसको हमने काकेसाइड बोल दिया। जो ईस्टर्न साइड में आ गए, यानी पूर्वी साइड में जाकर बस गए, जैसे मंगोलिया, चीन है, या उत्तरी साइबेरिया में जो पूर्वी भाग है, उनके बाल देखो खड़े रहते हैं और चमड़ी थोड़ी सी पीली होती है, तो मंगोलायड हो गए। 3 मौलिक प्रजातियां आई, फिर अस्ट्रलायड आए। तो हम तो थे एक ही, लेकिन हम क्या कंडीशन के कारण रंग रूप हमारा परिवर्तित होता चला गया, उस तरह से हम परिवर्तित होते चले गए। और जहाँ क्लाइमेट ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण भाग क्या है, जलवायु। जलवायु जहाँ हार्ड होती है वहाँ पर अर्थव्यवस्था अच्छी विकसित नहीं होती है। इसलिए इस जब प्रसंग को पढ़ोगे, भौगोलिक ढांचा भारत के संदर्भ में, इन सारे तथ्यों को, मेरा कहने का तात्पर्य बेटा, आप जब आप तैयारी कर रहे हो ना, आपके पास सब कुछ है, आपके पास पूरी कैपेसिटी है। जैसे शुरू में मैंने बात किया कि सेटिस्फेक्शन की बात की कि हम आपकी क्लास में सर इतना प्रयास क्यों करें, तो हम लोगों को मेंटल सेटिस्फेक्शन क्यों होता है। अभी आप सब लोग हमारे समाज से हैं, अपने समाज को देखो, भगवान की दया से जिस समाज से मैं हूँ आप भी हो, तो मेरा परिवार शुरू से कहा जाने कि एक अपर लेवल पर था। अब जो दादा थे या पिताजी लोग थे, उनकी मेहरबानी उन लोगों के पास थी, लेकिन जब हम समाज में निकले तो अपने समाज के लोगों को देखा वास्तव में तो शुरू से अपने दिमाग में था कि जब कभी किसी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए तो कोशिश की जाएगी कि इनको एक आधार मिले, जितना प्रयास कर लिए, नहीं कि हम चंद्रगुप्त मौर्य बन जाएंगे, सबका एकीकरण कर देंगे, लेकिन छोटा सा प्रयास। तो सेटिस्फैक्शन कहने के बाद सेटिस्फैक्शन होता है। सेटिस्फैक्शन के लिए तो हमें, जैसे मान लो कभी आपकी मुलाकात मेरे संस्थान पर हो जाएगी, तो हम जेन्युइनली हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं एकदम जेन्युइन लेवल पर। कभी आप आओगे तो सोचोगे कि ऐसे लोग हैं क्या। जैसे अदर संस्थान में जाते हो जहाँ पर काफी प्रोफेशनल दिख जाता है, व्यवसायीकरण का ये नहीं मिलेगा, लेकिन हम दोनों लोग हर एक स्टूडेंट से बात करते हैं और मिलते हैं, और जहाँ अपनी समाज की बात होती है वहाँ काम करते हैं। लेकिन हमारा एक ये है कि जैसे स्टूडेंट आता है कि सिलेक्शन की गारंटी क्या है, तो मैं गारंटी नहीं देता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ, एक कोटेशन में देता हूँ, ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन यू। मैं इतना प्रयास करूंगा कि आपके अंदर जो कुछ है सबसे उत्तम बाहर आ जाए, और आप में है, आप में है। और मैं आपके साथ साथ अपने पूरे समाज का उत्तम बाहर करना चाहता हूँ, और मेरा समाज उत्तम है इसलिए कि हम लोग मध्य मार्गी हैं, हम लोग बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने वाले नहीं है। तो जब हम व्यापार व्यवसायिक स्तर पर काम करेंगे तो हमारा समाज क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो मेरा यही है। तो आप में सब कुछ है, आप में सब कुछ है, आप कोशिश करो, एक प्रयास करो कि आपको करना है, आपको पढ़ना है। मैं क्या करूंगा, या जो टीम आएगी आपके सामने वो क्या करेगी, आप में सब कुछ है। जैसे शुरू की क्लास में मैंने कहा था कि बेटा आप दीपक देखो तो आप दीपक भी हो, आप घी भी हो, आप वो बाती भी हो, लेकिन जो प्रकाश है वो हम लोग मिलकर आप में चलाएंगे। तो आप में सब कुछ है, लेकिन अपने दिमाग को वाइड ओपन करो, वाइड करो, और इस पर थोड़ा सा प्रेस और प्रेशर डालो। तो प्रेशर डालने का मतलब नहीं अनावश्यक सोचना नहीं है, हमें अपने परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखकर आगे चलना है। आपको हमेशा टारगेट रखना होगा कि जब हमने भौगोलिक ढांचा पर इतनी बात की, तो करते करते हम आधुनिक भारत तक आ गए, तो यहाँ से लेकर हम चलेंगे। इसी तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जब बात होगी तो हम प्रस्तर एज से लेकर मिसाइल एज तक आ जाएंगे। तो लेकिन ये सब कुछ आप में कब आएगा, जब आप धीरे धीरे पूरे आधार को क्या करोगे, डाइवर्सिफाई कर लोगे और समझोगे। तो थोड़ा थोड़ा आपको आगे जाना पड़ेगा, यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए ये जरूरी है। क्लियर। तो ऐसे आप क्या करोगे, जैसे कई बच्चों ने बोला कि बुक अब लेकर आए हैं, तो अब आज से मैं आपको दे रहा हूँ 1 सप्ताह का टाइम, और इसमें 5 या 6 टॉपिक आप तैयार कर लोगे। 6 क्या, 6 कर लो। आप चले जाओगे पहली टॉपिक से, एनसीईआरटी से लेकर कहाँ तक चले जाओगे, प्रस्तर युग के बाद आएगा आपका ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, वहां तक पढ़ोगे। और एक टॉपिक 3 से 4 बार पढ़ो। पढ़ने का तरीका, अगर आप एकदम जेन्युइन हो, चलो हमारे लिए सब बच्चे हो, कि जैसे मान लो कोई बुक लेते हो, एक बुक मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एनसीईआरटी ही है,
ये हमारे समय की काफी पुरानी दिखेगी, अगर दिख जाएगी तो देखो इसके कवर भी क्या है, दी गई है। येलो कलर आपकी दिख रही है, इसको अगर ज्यादा हम करें तो ये फट भी जाए। इस टॉपिक को यदि आप लेते हो तो लगातार 3 बार पढ़ो। पहले टॉपिक लिया तो पहले पेंसिल आप ले लो आराम से, एक टॉपिक को मुख्य मुख्य बिंदु जो आपको लगे। दूसरी बार में मुख्य मुख्य बिंदु एक पॉइंट वाइज नोट्स बना लो, और तीसरी बार में बुक को पढ़ो, और चौथी बार में आपको क्या करना है कि जो पॉइंट्स पहले लिखा था बिना देखे उसको लिख जाओ। और यहाँ पर एक इंडिकेशन आपको और दूंगा। इंडिकेशन क्या है? निर्देशन है। अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो या स्टेट पीएससी, जिसमें परीक्षा तो होती है, और यूपीएससी को अगर आप आधार मानकर चल रहे हैं तो मुख्य परीक्षा के टाइम पर आपको एक दिन में अगर दोनों पेपर हो रहे हैं, जैसे जीएस फर्स्ट सेकंड है या ऑप्शनल फर्स्ट सेकंड है, तो कम से कम 80 पेज लिखना होगा। ध्यान रखिए। आप अभी से आज से ज्यादा डालने की कोशिश करो, और एक सप्ताह के अंदर आपकी जो राइटिंग है डेली 20 से 25 पेज करो। जो पढ़ते हो लिख कर पढ़ो, और इसको जब हम टॉप पर जाएंगे तो डेली 80 पेज लिखने की आदत डालेंगे, स्पीड बनाएंगे। और स्पीड कितनी हुई? 3 घंटे, 3 घंटे के 2 पेपर होते हैं, तो आधा घंटा नहीं, करीब करीब 30 मिनट तो आपको पेपर को समझने में लग जाता है, उसका बैकग्राउंड बनाने में लग जाता है। तो 2.5 घंटे में 4000 शब्द आपको लिखने हैं, अर्थात ये मान कर चलो कि 40-45 पेज। और एक दिन में दोनों पेपर, तो 5 घंटे में आपको 80 पेज की कॉपी भरनी और भरना पड़ेगा। ये आदत आज से ही विकसित करो, आज से ही शुरू करो। 2 पेज, 4 पेज, और सप्ताह के अंत तक जाते जाते एक दिन में 20 पेज डेली आप लिखें। और सबसे अच्छा है कि जो आप पढ़ते हो ना, 4-5 टॉपिक जो आपके पास है, आपने पढ़ लिया 20 पेज, तो वैसे भी नोट्स नहीं होता, उसको लिख जाओ। और जब आप लिख कर पढ़ोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। आपके लिए टारगेट दे दिया गया कि नेक्स्ट संडे तक दूसरी क्लास आपके पास है, तो 5 टॉपिक के बाद हम आगे चलेंगे। और ये 5 टॉपिक आप तैयार कर लोगे। आपको कोई संशय हो, कोई समस्या हो इन टॉपिक्स में, पहले आपसे मैं बात करूंगा, इसके बाद अगली टॉपिक लूंगा। और जो बच्चे किसी संस्थान को ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे संस्थान में क्या होता है, देखो मेरे पास भी ये होता है कि टाइम पीरियड होता है कि 3 महीने में कोर्स करवाना है, 4 महीने में कोर्स करवाना है, तो अलग अलग स्वरूप होता है। और हमें तो ये भी पता है, क्लास में अगर 500 बच्चा भी बैठा हुआ है तो पता है कि रिजल्ट कौन देगा, इस बैच से रिजल्ट लेने वाले की, ये तो घर की बात है। तो हमें क्या चलना है, रैबिट रन नहीं करना है, कछुए के चाल से चलना है। तो अच्छी मजबूती से हम लोग चले आराम से। जैसे कहीं आपने क्लास ज्वाइन कर लिया तो पता चला 15 दिन में पूरी हिस्ट्री करवा दिया, 8-8 घंटा पढ़ाकर, तो वो पढ़ाई नहीं होती है, वो तो पूरा पूरा होता है। तो इससे हम लोगों को हमारे साथ जुड़े हो तो संस्थान भी, और कई लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्रमशः काम करते चलेंगे। तो इस तरह आपको टारगेट दे दिया गया कि नेक्स्ट वीक तक ये 5 से 6 टॉपिक आपके तैयार हो जाना चाहिए। कोई समस्या हो, और साथ में करंट अफेयर भी आप पढ़ें। कोई समस्या हो, समस्या का समाधान है। हो सकता है मान लो आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, हम उत्तर न दे पाए, लेकिन उसका उत्तर दिया जाए। क्लियर? अब आपसे मैं एक एक करके ये जानना चाहता हूँ कि अपनी अपनी बातें 2-2, 4-4 मिनट में आप कर लें। कुछ सुझाव देना चाहते हो, कुछ समस्या है, उसकी बात करना चाहते हो, तो एक एक करके आप कर लें। क्लियर? हेलो? कितने बच्चे जुड़े, एक एक करके? कुछ संशय हो, कुछ शंका हो तो आप बात करें। जी सर, मैं थोड़ा सा ऐसे के बारे में बात करना चाहता था। हाँ, जैसे हम अपने स्कूलिंग डेज में ऐसे लिखने के तरीके अलग होते थे, उसमें वो प्रस्तावना और कंक्लूजन सब लिखते थे, इसमें कैसे लिखना होगा सर? बेटा इसमें हेडिंग तो हमें देनी नहीं है।
और जो एस्से आते हैं ना, आपने देखा होगा 20 वर्ष के भी एस्से जो आए हुए हैं, ये उस तरह की एस्से होती है डिस्क्रिप्टिव टाइप के। तो आपको क्या करना है कि जैसे एस्से चूज करते हो, और 2 सेक्शन में आपके एस्से हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो पहले तो आप चूज कर लेते, चूज करने के बाद आप तुरंत 10-15 मिनट का टाइम लो, और किस टॉपिक को चूज करना, उसका एक जो है कच्चा कच्चा कहने का मतलब प्रारूप बनाओ। पेंसिल रहे आपके पास, रफ का वो मिलता है सिचुएशन, या बनाते हो तो उसको काट दो कि पहले आपको क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद अब इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए जो डायनेमिक, डायनेमिक की यहाँ ध्यान रखना कि चाहे मेंस का कोई भी कॉपी हो, कोई भी उत्तर आप लिखते हो, तो पहले ही डायनेमिक एग्जामिनर की नजर वो तुरंत पड़ जाए और आपकी कॉपी को अलग करे। डायनेमिक हो, उसके बाद आपको देखना है उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि डिमांड क्या है इससे। अगर डिमांड देखते हो, पॉइंट देखो कि पहले ये हेडिंग आएगी, उसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, क्या है, और लास्ट में जाकर कंक्लूजन करना है। तो फटाफट वहां करने के बाद 5-5 लाइन आप लिखते जाओ, मैंने पॉइंट लिखते जाओ कि इसमें हम ये लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे, ये पॉइंट लिखेंगे, ये फैक्ट लिखेंगे। तो इसको 10-15 मिनट में पेंसिल से आप उस पर बैक कवर पर या कहीं कर लो। और फिर इसके बाद, क्योंकि अब उसके बाद आपके पास फ्रेमवर्क आ जाएगा, और फ्रेमवर्क आ गया तो फटाफट लिखते चले जाओगे। ये काम आपको करना, वहाँ हेडिंग नहीं देनी, पैराग्राफ चेंज करने। क्लियर? और इसमें जैसे कोटेशन, आपको मैं दूंगा, आप लोग करोगे तो उस पर फिर बात में करूंगा, ठीक? हाँ बोले। कोटेशन का बात कर रहा था सर, जैसे इंग्लिश मीडियम में कभी कभी कुछ कोट होते हैं। हाँ, कोट तो करो, कभी अंडरलाइन करो, कोट करो, इन्वर्टेड कामा में करके उसको आप अंडरलाइन करो। नहीं, कुछ चीजें मेरा मतलब लैंग्वेज है सर, कभी कभी कुछ कोट्स हमें हिंदी में याद रहती है, कोई कुछ बात कोट्स। नहीं, हाँ कोई बात नहीं, हाँ बोल लो। तो हम ये चेंज कर सकते हैं ना सर, जैसे मैं इंग्लिश में पूरा पेपर कर रहा हूँ, कुछ कोट्स ऐसे हैं जो कि हिंदी में ही, तो अगर हमें हिंदी में याद है तो उसमें बीच में हाँ, डाल हिंदी सकते हैं में क्या? बस वहां पर आप क्या करोगे, लिपि चेंज कर दोगे। हिंदी देवनागरी लिपि में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिख लो, कैपिटल में लिख देना, इन्वर्टेड कामा में। क्लियर? ओके, क्लियर सर। और कोई? और किसी की कोई क्वेरी नहीं है? हेलो? हाँ सर, रास्ते सर में हैं लगता आप? है हाँ, अब मैं निकल लिया सर, फैजाबाद से लखनऊ के लिए फ्लाइट है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, जी हैप्पी हाँ, जर्नी। जी जी जी। तो मैं हैदराबाद से हैदराबाद निकलना होगा हाँ ना, हाँ, 10 बजे की फ्लाइट है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो क्लास तो लगता है आपने पूरा ले लिया ना, हाँ, क्लास ले पूरा लिया। चला सेशन में? बच्चे हाँ कम हाँ ही हाँ हैं, 1-2 बच्चों की बात आई है, फिर देखते हैं। फिर नेक्स्ट संडे को लेंगे अपन। हाँ, ठीक है सर, तब तक। और ये हम्म, बस एक्चुअली थोड़ा रूटीन बनेगा, बच्चे बढ़ेंगे उस हम्म, हिसाब से लिया जाएगा, है ना। ठीक 17 है, ठीक। बच्चों ने तो बोला है कि हम कंटिन्यू करेंगे, हाँ फिर इनसे हाँ, कंफर्म कर लिया हाँ, जाएगा। तो अगले 4-5 सेशन, बच्चे अगले, ही दिख हाँ, रहे हैं। आज कम ही बच्चे रहे। हाँ हाँ हाँ। हम्म, तो बच्चों को बढ़ाना होगा, बढ़ेंगे ये, हाँ बढ़ मोटिवेट जाएंगे, तो ठीक करना ही ठीक। होगा। हाँ, बात नहीं, टाइम देना है सर, टाइम दिया जाएगा, बच्चे बढ़ जाएंगे। यस यस जी सर। हाँ, तो ठीक है सर, आपने तो क्वेरी ठीक। लगता है कर लिया, कोई ये नहीं बोल रहा है तो चाहे तो हम लोग क्लोज कर सकते हैं अब इस हाँ, समय। एकदम 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 सर, ओके सर, हाँ, ओके अभिनव। ओके। हाँ